नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं भूख आदमी को अंधा बना देती है, उसकी सारी संवेदनाओं को ख़त्म कर देती है। महाभारत का एक प्रसंग है कि महाभारत में जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो चारों तरफ युद्ध भूमि में लाशें ही लाशें थी। कुंती उसमें घूम रही थी। कुंती कई दिनों से कुंती ने खाना नहीं खाया था। एक पेड़ उनको दिखाई दिया, उस पर एक फल दिखाई दिया और कुंती ने लाशों को उठाकर एक के ऊपर एक रखा और उस पर चढ़कर जो है वो फल तोड़ा और पता चला कि वो उन्हीं के परिवार के लोगों की लाशें थी। तो भूख का ये असर होता है। तब भगवान कृष्ण ने उनको समझाया था कि भूख क्या क्या करवा देती है आदमी से, और जब भूख सत्ता की हो तो और ख़तरनाक हो जाती है। सत्ता की भूख से अंधियाई कांग्रेस दलगत हित और राष्ट्रहित के बीच का अंतर भूल गई है। डेमोक्रेसी में जहां भी जनतंत्र है वहां विपक्ष को ये पूरा अधिकार होता है कि वो सत्तारूढ़ दल का विरोध करे, उसकी निंदा करे, आलोचना करे। लेकिन एक बात विपक्ष कभी नहीं भूलता, जो भी जिम्मेदार विपक्ष है किसी भी देश में, कि राष्ट्रहित क्या है। राष्ट्रहित ही वो लक्ष्मण रेखा होती है जिसको विपक्ष कभी क्रॉस नहीं करता, पार नहीं करता। और ये परंपरा हमारे देश में बनी हुई थी जब तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी। पहली बार ऐसा हुआ कि कारगिल युद्ध के समय जब विपक्ष ने इस लक्ष्मण रेखा को पार किया और कारगिल युद्ध के समय सरकार से सवाल पूछना शुरू किया, सरकार की आलोचना और सेना की आलोचना शुरू की। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चल रहा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। हर मौके पर कांग्रेस पार्टी सरकार के नहीं, देश के विरोध में खड़ी नजर आई, भारत की सेना के विरोध में खड़ी नजर आई है। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। राहुल गांधी की ये जो सनक है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो रुकने की बजाय, इस मर्ज के कम होने की बजाय ये रोग उनका बढ़ता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले की स्थिति याद कीजिए, जब राफेल को लेकर उन्होंने दो बातों का बहुत प्रचार किया। एक कहा चौकीदार चोर है, और दूसरा कहा कि 30,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए। दोनों पर उनको मुंह की खानी पड़ी। दोनों बातें सरासर झूठ थी, सफ़ेद झूठ थी। राहुल गांधी ने अपने सनकी पने में, और कहें कि अब जो बात भाजपा उनके ऊपर जो आरोप लगा रही बिल्कुल सही है कि वो देश के विरोध में चले गए हैं, देश का विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है देश का विरोध करना और मोदी का विरोध करना दोनों एक हो गया है। उन्होंने मान लिया है कि मोदी और देश एक ही हैं। अब इस तरह की सोच वाला आज तक आपको कोई विपक्षी नेता नहीं मिला होगा। एक कांग्रेसी नेता जरूर थे जिनका नाम था डीके बरुआ, जिन्होंने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो उसका उल्टा हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं अगर मोदी का विरोध कर रहा हूं तो मैं देश का भी विरोध कर रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों को एक ही मानता हूं। इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका परिणाम, उसका निष्कर्ष यही है। उन्होंने एक नया नारा चलाया है, मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड। जो बेशर्मी उनके यूथ कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने, बल्कि मैं कहता हूं गुंडों ने की भारत मंडपम में एआई समिट के समय, उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। और उसके अलावा वो भी उन्हीं के साथ मिलकर ये अभियान चला रहे हैं कि मोदी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। अब उनको पता नहीं कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कुछ पता है कि नहीं। उनको पता होता तो ये शब्द वो बोलने से पहले 100 बार डरते, 1000 बार डरते, क्योंकि उनके परिवार ने कितनी बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसकी गिनती करना मुश्किल है। पहला कॉम्प्रोमाइज़ था देश का बंटवारा। अगर कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ न करती, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे, अंतरिम प्रधानमंत्री, उन्होंने बंटवारा स्वीकार किया, उस पर दस्तखत किए। दूसरा था 1949 की बात कर रहा हूँ मैं, सरदार पटेल की चिट्ठी, बार बार उसका जिक्र करना जरूरी है, जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी, आखिरी चिट्ठी थी उनकी। उन्होंने लिखा कि चीन में हमारा जो राजदूत है वो चीनियों से मिला हुआ है, हमको गलत जानकारी दे रहा है।
चीन के पक्ष में काम कर रहा है और चीन की नीयत बिल्कुल साफ है, यानी बदनीयती साफ है। वो तिब्बत पर कब्जा करना चाहता है और भारत के भी हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। उस पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, और वही हुआ। 1953 में तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद 1954 में पंचशील एग्रीमेंट किया जवाहरलाल नेहरू ने, और तिब्बत पर हमारे जितने अधिकार थे सब सरेंडर कर दिए। ये होता है सरेंडर। अगर ऐसा न किया होता तो आज तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक बफर जोन होता। हमारी सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लग रही होती। देश का कितना बड़ा नुकसान किया, ये इस बात को समझ लीजिए। सिंधु जल समझौता, अगर वो सरेंडर नहीं था तो क्या था? हमारी नदी, हमारी नदियों का पानी, हम बड़े देश, पाकिस्तान छोटा देश, और पाकिस्तान को जो है लायंस शेयर दे दिया पानी का, अपने अपने देश के राज्यों की कीमत पर, उनके हितों की कीमत पर। यह होता है सरेंडर। बहुत सारी सरेंडर की बातें हैं। एक बात और कह के, जिस पर मैंने पिछले दिनों में वीडियो भी बनाया था, वो सरेंडर होता है 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, पहली अमेरिका यात्रा पर गई और वहाँ शर्त रखी गई उनके सामने कि अगर गेहूं चाहिए तो आप अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करो, और लौट कर आई, भारतीय रुपए का 60% डिवैल्यूएशन कर दिया। भारत के लोग जब रात में सोए तो $1 की कीमत ₹4.76 थी, दूसरे दिन सुबह उठे तो ₹7.5 हो गई। ये होता है सरेंडर। एक धमकी छोटी सी दी अमेरिका ने और इंदिरा गांधी ने, भारत के हितों को सरेंडर कर दिया। और उसके बाद की कहानियां तो भरी पड़ी है, चाहे 65 का युद्ध हो या 71 का निर्णायक युद्ध। जो युद्ध भूमि में हमारे सैनिकों ने जीता, उसको बातचीत की मेज पर इंदिरा गांधी हार आई, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। ये होता है सरेंडर। 1947-48 में पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर पर, लगभग आधा हिस्सा जम्मू कश्मीर का ले लिया। जनरल करियप्पा कहते रहे नेहरू से कि 1 महीना और दीजिए फौज को, हम पूरा जम्मू कश्मीर वापस ले लेंगे, लेकिन नेहरू चले गए संयुक्त राष्ट्र संघ। ये होता है सरेंडर। और इसके किस्से भरे पड़े हैं। तो राहुल गांधी और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को और उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को ये सरेंडर शब्द बोलने से पहले थोड़ा थोड़ा तो डरना चाहिए। थोड़ा डर जो है ईश्वर का भी होना चाहिए। अगर ईश्वर को मानते हो, मुझे लगता नहीं कि वो मानते हैं। वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, पता नहीं वो हिंदू धर्म को तो नहीं मानते हैं, किसी और मजहब को मानते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उनके अंदर पाप पुण्य का, सही गलत का, इसका कोई फर्क नहीं है। वो झूठ को सच की तरह पेश करते हैं और पेश करते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों को सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने, क्योंकि ट्रंप से वो दबे हुए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि एक नेता दुनिया का है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो ट्रंप के दबाव में नहीं आया, भारत के हितों से कोई समझौता नहीं किया। तमाम तरह की कोशिशें कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी टस से मस नहीं हुए। अब राहुल गांधी का कहना है कि यूएस से ट्रेड डील में भारत के हितों को बेच दिया मोदी ने। अब सवाल यह है कि वो डील हुई है क्या? राहुल गांधी बताएं कहाँ हुई है वो डील। वो डील हुई ही नहीं है। अभी तक भारत अमेरिका के बीच में इंटरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। उस पर आगे की बातचीत करने के लिए हमारी टीम सोमवार को जाने वाली थी, लेकिन नहीं गई, दौरा टाल दिया। और दूसरा झूठ सुनिए, उससे बड़ा झूठ राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि जैसे ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दुनिया के सारे देशों ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील कैंसिल कर दी, रद्द कर दी। लेकिन मोदी डरे हुए थे, इसलिए नहीं किया। जरा वो एक देश का नाम बताएं जिसने यूएस के साथ ट्रेड डील को रद्द कर दिया। लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको तथ्यों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो राहुल गांधी
प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड का अभियान उसी तरह से चला रहे हैं जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने चौकीदार चोर है का अभियान चलाया था। उसका हश्र वो देख चुके हैं, उसके बाद के अपने अभियानों का देख चुके हैं हश्र। लेकिन राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे, कुछ भी हो, 100 जूते खाएं, लेकिन हम सुधर नहीं सकते। तो जूते तो जनतंत्र में केवल जनता मार सकती है, मतदाता मार सकता है, और वो मार रहा है और लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। जिस पार्टी का पूरे देश पर वर्चस्व था, आज उसकी केवल 3 राज्यों में सरकार है। वो भी तभी तक है जब तक अगला चुनाव नहीं होता वहां। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी इतना क्यों उधियाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले वो प्रधानमंत्री की या केंद्र सरकार की प्रशंसा करते थे, ऐसा नहीं कि हमला नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि पहले झूठ नहीं बोलते थे, ये भी नहीं है कि झूठ पर आधारित अभियान नहीं चलाते थे। इस बार कुछ अंतर दिखाई देता है। उसका कारण है, पहली बार राहुल गांधी डरे हुए हैं और अंदर से डरे हुए हैं। इसी झूठ के कारण उनकी एक बार लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था उनकी सज़ा पर, इसलिए जो है वो फिर चुनाव लड़ पाए, नहीं तो चुनाव लड़ने लायक भी न रह जाते कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से। अब लोकसभा में उनके खिलाफ निशिकांत दुबे ने जो सब्सटेंटिव मोशन जो है उसका प्रस्ताव दिया है, अगर लोकसभा अध्यक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया, उस पर चर्चा हुई और उसके बाद वोटिंग हुई, तो आप मानकर चलिए कि राहुल गांधी की सदस्यता तो जाएगी, उन पर चुनाव लड़ने पर रोक भी लग जाएगा। तो अब राहुल गांधी का राजनीतिक, खास तौर से संसदीय राजनीति का जीवन खत्म होने की कगार पर है। उसका आसन्न खतरा उनको दिखाई दे रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि अब उनका बचना मुश्किल है, इसलिए और ज़्यादा बौखलाहट है। इसलिए पूरी पार्टी में सबसे अनुभवी नेता उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। क्या करें, गुलामी की आदत जब पड़ जाती है तो गुलाम मालिक की भाषा बोलने लगता है। वही हाल है मल्लिकार्जुन खड़गे का। गांधी परिवार की गुलामी की आदत पड़ चुकी है, इसलिए स्वतंत्रता उनको रास नहीं आती है। अब वो जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उनको कुछ हासिल नहीं करना है, लेकिन फिर वही सत्ता का लालच, अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए। बेटे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए राहुल गांधी की चापलूसी करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है। इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। मल्लिकार्जुन खड़गे कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि बेटे को मुख्यमंत्री बनवाना है। उसके लिए राहुल गांधी जो बोलने को कहेंगे वो बोलेंगे। तो कांग्रेस का इतिहास कॉम्प्रोमाइज की घटनाओं से भरा पड़ा है। उस पार्टी का नेता कैसे बोल सकता है ये? लेकिन उस पार्टी का नेता बोल रहा है क्योंकि उसको इतिहास से मतलब नहीं है, उसको भूगोल से मतलब नहीं है, उसको तथ्यों से मतलब नहीं है, तर्कों से मतलब नहीं है, और सच्चाई से तो उसका दूर दूर का कोई नाता नहीं है। तो राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा समय दिखाई दे रहा है उनको कि जब उनका खासतौर से संसदीय राजनीति का जीवन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और उनको मालूम है कि जब तक वो संसद में है, जब तक वो राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं, जब तक राजनीति में उनकी भूमिका है, तभी तक उनका ये ठाट बाट है, तभी तक ये एंटाइटलमेंट का उनका जो घमंड है वो चलेगा। जिस दिन ये गया, ये सब चकनाचूर हो जाएगा। इस एक परिवार के पास 3 सरकारी बंगले हैं लुटियंस दिल्ली में, और इस परिवार को इस सब में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। 10 साल के यूपीए राज में राहुल गांधी की दोनों मौसियां यहीं रहती थी दिल्ली में, और उनको सरकारी बंगले मिले हुए थे। किस अधिकार से, किस आधार पर, कोई बताने वाला नहीं। मोदी प्रधानमंत्री बने, पूरा जो है सोनिया गांधी का परिवार, मायके का परिवार भाग गया, भारत छोड़कर इटली चला गया। उनके तथाकथित मामा क्वात्रोची तो पहले ही भाग गए थे। तो इस परिवार को
भ्रष्टाचार से कोई समस्या नहीं है, इस परिवार को झूठ बोलने से कोई समस्या नहीं है, इस परिवार को कॉम्प्रोमाइज़ करने से कोई समस्या नहीं है। इस परिवार को समस्या हो रही है सत्ता से बाहर रहने के कारण। ये जो सत्ता की भूख है, ये इस परिवार को चैन से बैठने नहीं दे रही है। इस परिवार के सदस्यों को, खासतौर से राहुल गांधी को लग रहा है कि कोई तरीका अपनाओ, देश को तोड़ दो, देश के सनातन समाज को बांट दो, कुछ करो, लेकिन मोदी को हटाकर सत्ता हमको सौंप दो। और इस देश के लोग राजनीतिक रूप से जितने बुद्धिमान हैं, मैं मानता हूं दुनिया में शायद ही किसी देश के मतदाता हो। और ख़ास तौर से मैं बात करता हूं ग्रामीण समाज की। उसकी जो सहज बुद्धि है, कॉमन सेंस है, उसका कोई जवाब नहीं है। हर बार जब वो राजनीतिक फैसला करता है तो उसका लोहा मानना पड़ता है। और उसने कांग्रेस पार्टी को समझ लिया है। ये ऐसे ही नहीं है कि 1984 के बाद से कांग्रेस पार्टी को उसने कभी लोकसभा में बहुमत नहीं दिया। ये ऐसे ही नहीं है कि एक एक राज्य करके वो कांग्रेस पार्टी को हटाता जा रहा है। और ये ऐसा ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को राज्यों से हटा ही नहीं रहा, बहुत से राज्यों से मटिया मेट कर दिया है। कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा है। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। और राहुल गांधी की ये राजनीति चलती रही तो रुकने वाला भी नहीं है। तो आप मान कर चलिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के बहादुर शाह जफर हैं। मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह जैसे बहादुर शाह जफर थे। और उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी आपको मालूम है? उन्होंने देश से गद्दारी की, अंग्रेज़ों के एजेंट का काम किया। 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी पूरी योजनाएं उन्होंने अंग्रेज़ों तक पहुंचाई, उनकी सूचना अंग्रेज़ों तक पहुंचाई। उसकी कीमत में उनको पैसा मिलता रहा, सुविधाएं मिलती रहीं। राहुल गांधी कमोबेश उसी रास्ते पर चल रहे हैं। देश के विरोध में देश के दुश्मनों से मिल गए हैं। और लगातार ऐसे काम, ऐसे बयान, ऐसे लोगों से मिलना जो भारत विरोधी हैं, जो भारत का हित किसी हालत में नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि भारत में सनातन समाज में एकता रहे, जो नहीं चाहते कि भारतीय समाज में समरसता रहे, जो नहीं चाहते कि भारत में विकास की गति तेज हो, जो नहीं चाहते कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जो नहीं चाहते कि भारत की सैन्य शक्ति बढ़े, जो नहीं चाहते कि दुनिया में भारत का सम्मान और प्रतिष्ठा और बढ़े, उन सब के साथ आपको राहुल गांधी खड़े नजर आएंगे। और अब तो उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत लोक लाज का पर्दा था उसको भी उतार कर फेंक दिया है। हालांकि ज़्यादा वो भी नहीं था पहले, लेकिन अब तो पूरी तरह से उतार दिया है। अगर भारत मंडपम में घुसकर वो शर्मनाक प्रदर्शन करने वाले गुंडों को वो अपना बब्बर शेर बरताते हैं, तो अब इससे नीचे कहाँ गिरेंगे? तो अब इससे नीचे तो उनको गिराने के लिए उनको संसद से बाहर ही करना पड़ेगा। और उसके लिए अवसर है। जो लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन निशिकांत दुबे ने रखा है, उस पर फैसले का, दृढ़ता से फैसले का। और जिस तरह से भाजपा ने जवाब दिया है, खासतौर से पीयूष गोयल ने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस के पुराने पापों का जो उद्घाटन किया है, या उद्घाटन क्या किया, फिर से याद दिलाया देश को कि कब कब कैसे कैसे कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो देश में अगर सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। तो पीयूष गोयल का ये बयान, इसको हल्के में मत लीजिए। ये इस बात की घोषणा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब निर्णय ले लिया है कि अब जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी, फाइट टू फिनिश होगी। कहते हैं कि दुश्मन अगर कमज़ोर हो तो उसको बनाकर रखना चाहिए। मुगल कमज़ोर हो रहे थे दिल्ली की सल्तनत में, तो मराठों ने उनको हटाया नहीं। उस समय मराठों को उस समय ये आशंका थी कि अगर हमला किया अभी तो दिल्ली जाटों के कब्जे में चली जाएगी। तो उन्होंने कहा ये कमज़ोर शत्रु है, इसको बने रहने दो। लेकिन एक समय आता है जब ये रणनीति बदलनी पड़ती है। 11.5 साल से खास तौर से भाजपा इसी रणनीति पर चल रही थी। ये कमज़ोर शत्रु है, इसको बनाए रखो, इसको हटा दें तो एक अनिश्चितता आएगी। ऐसा ना हो कि कोई और इसकी जगह ले ले, इससे बड़ा बन जाए। अब मुझे लगता है
पीयूष गोयल जी ने जो बातें बोली हैं और भाजपा जिस तरह से हमलावर हुई है, उससे बहुत स्पष्ट हो गया है अब भाजपा ने निर्णय कर लिया है कि बस बहुत हो चुका। अब ये देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी काम, इनको और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनसे संविधान और कानून के जरिए ही लड़ा जाएगा, लेकिन लड़ा जाएगा और उस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाया जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।